नमस्कार दोस्तों। वर्ष 2024 के लिए यूपीएससी सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा संपन्न हो चुकी है और आज के इस लेक्चर में हम यूपीएससी सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा में अर्थशास्त्र तथा भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित आए हुए प्रश्नों का उत्तर एवं व्याख्या देखेंगे। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि आज के इस लेक्चर में मैं प्रश्न पत्र 1 का सेट डी के अनुसार प्रश्नों को दिखाऊंगा आपको, क्योंकि आपको पता है कि सेट के अनुसार प्रश्नों का क्रमांक भिन्न भिन्न होता है। तो आज जो भी मैं प्रश्नों का क्रमांक बोलूंगा, ध्यान रखिएगा, वो क्रमांक सेट डी, प्रश्न पत्र 1 के सेट डी के अनुसार होगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न हमारी परीक्षा में सम्मिलित हुए। तो सबसे पहले देखिए कि किस टॉपिक से टॉपिक वाइज प्रश्नों की संख्या। टॉपिक इधर लिखा है, इधर प्रश्नों की संख्या है। बैंकिंग एवं वित्त से सबसे अधिक 7 क्वेश्चन सम्मिलित हुए। बैंकिंग और वित्त से 7 क्वेश्चन सम्मिलित हुए। आधारभूत अवधारणाएं, जो कोर कॉन्सेप्ट होते हैं, खासकर एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इससे 3 प्रश्न पूछे गए हैं। जो विभिन्न महत्वपूर्ण सरकारी योजनाएं होती हैं, उनसे भी 3 प्रश्न पूछे गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बोल सकते हैं आप, एक्सटर्नल सेक्टर बोल सकते हैं, या फिर वैदेशिक क्षेत्र बोल सकते हैं। उस विदेशी क्षेत्रक से 2 प्रश्न पूछे गए हैं। पब्लिक फाइनेंस, सार्वजनिक वित्त से 1 प्रश्न पूछा गया है। और इंफ्रास्ट्रक्चर और संरचनाओं से भी 1 प्रश्न पूछा गया है। और उद्योग से, इंडस्ट्री से 1 प्रश्न पूछा गया है। और इस प्रकार कुल प्रश्नों की संख्या हो जाती है 18। अब आपको पता है कि कई बार कुछ प्रश्नों को किसी अन्य संस्थान के लोग या कोई अन्य जब व्यक्ति व्याख्या करता है, तो कुछ प्रश्नों को कहीं कहीं ज्योग्राफी में डाल देता है इंडस्ट्री वाले को। तो ये हमारे अनुसार 18 क्वेश्चन है। इवन आपको पता है कि एक बजट वाला क्वेश्चन भी आया था, बजट पर आधारित, लेकिन उसमें इकोनॉमिकल एंगल नहीं था। जो अर्थव्यवस्था वाला एंगल है वो नहीं था, इसलिए वो पॉलिटी में चला गया और उसको हमने इकोनॉमी में शामिल नहीं किया है। तो हमारे अनुसार इस वर्ष अर्थात वर्ष 2024 की प्रारंभिक परीक्षा में अर्थशास्त्र एवं भारतीय अर्थव्यवस्था से कुल 18 प्रश्न सम्मिलित हुए हैं। अब हम बढ़ेंगे आगे और देखेंगे कि प्रश्नों की व्याख्या क्या है। सबसे पहले सेट डी के अनुसार हमारा पहला प्रश्न है 31 नंबर का प्रश्न। पहला प्रश्न है जो अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था से आता है। क्या है प्रश्न, आंसर जानने का हम देखेंगे। अभी आपको पता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कुछ ऐसी व्यवधान चल रहा था कि ऐसा लग रहा था कि वहां सरकार जो है डिफॉल्ट कर जाएगी अपने ऋण के लिए। तो न्यूज में आपने पढ़ा भी होगा। उसको मोटिव बनाकर यह प्रश्न पूछा गया है। वैदेशिक क्षेत्र से प्रश्न होगा। और क्या प्रश्न है, ध्यान से देखिए। बोल रहा है कथन 1, पहले तो बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और बोल रहा है कि यदि संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए अपने ऋण पर चूक करता है, अपने ऋणों को नहीं चुका पाता है, तो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड के धारक, जिन लोगों के पास यूएस ट्रेजरी बॉन्ड है, धारक भुगतान प्राप्त करने के लिए अपने दावों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। अब यहां आपको ध्यान रखना है कि महत्वपूर्ण जो शब्द है ये है अपने दावों का प्रयोग। अपने दावों का प्रयोग के लिए आप 2 तरीके से इसका सेंस ले सकते हैं। यहां क्लेम जो है, दावा है, इसका एक अर्थ तो ये ले सकते हैं आप कि वो कहीं कोर्ट में क्या कर सकते हैं, कोर्ट में जाके मतलब गवर्नमेंट के खिलाफ जाके वो क्या कर सकते हैं, तो कोई भी सू कर सकते हैं, अर्थात
गवर्नमेंट के खिलाफ जाकर वो मुकदमा दायर कर सकते हैं। तो एक बात तो ये हो गई कि अपने दावों का क्लेम कर सकते, मतलब अपने दावों को प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा बात ये हो गया कि वो कोर्ट में या कहीं भी जाकर सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर करके अपने पूरे पैसे को, जो भी उनके पास पूरा पैसा है, जो भी उनका डिफॉल्ट किया हुआ है यूएस की गवर्नमेंट, उस पूरे भुगतान को वो प्राप्त कर सकते हैं जो उनका हिस्सा था। तो ये दो तरीके से इसका अर्थ ले सकते हैं। अलग अलग जगहों पर आप देखेंगे तो अलग अलग तरीके से इसका व्याख्या लिया गया है। मैं इसका व्याख्या क्लेम का ये ले रहा हूं कि क्या वो अपने पूरे जो भी उनका पैसा है उसको वापस ले सकते हैं क्या। तो मैं इस दावा का मतलब इस बात को ले रहा हूं, और ऐसा नहीं किया जा सकता है। दावों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे तो यस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि सरकार जो होती है वो क्या संप्रभु होती है। अभी श्रीलंका में भी आप देखे थे कि इस तरीके का सिस्टम बना था। सरकारें संप्रभु होती हैं और सरकार के खिलाफ आप कहीं जाके कोर्ट में केस या सू तो कर सकते हैं, मुकदमा तो कर सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा कानून नहीं है कि आप अपने क्लेम को वापस पा सकें। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप और समझ लीजिए, भारत में एक आईबीसी कानून है जिसको सुने होंगे आप, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। तो इसमें स्पष्ट कानून में लिखा गया है कि अगर कोई कंपनी अगर चूक कर जाती है तो जो व्यक्ति है, जो ऋण दिया है, वो व्यक्ति क्या कर सकता है, इसके कंपनी के खिलाफ जा सकता है, जो भी रेमेडी है उसके खिलाफ जा सकता है और मुकदमा दायर करके क्या कर सकता है, इससे अपना पैसा ले सकता है, इससे अपना पूरा पैसा, पूरा अपना दावा को क्लेम कर सकता है। तो ये तो कंपनी के खिलाफ है ना। आईबीसी भी भारत में जो बना है ये कंपनी के खिलाफ बना है। अब कंपनी के लिए तो बना हुआ है, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट के लिए कोई रूल थोड़ी नहीं बना हुआ है। जब इंडिया में गवर्नमेंट के रूल नहीं बना है, कोई गवर्नमेंट क्यों ऐसा रूल बनाएगी कि उसको ऐसा क्लेम करना पड़ जाए। तो इसलिए हमारा जो सोच है, हमारे आंसर की में भी हमने इसको सही माना है। और दूसरी बात क्या है कि अमेरिका सरकार, जो यूएसए की सरकार का ऋण कोई मूर्त हार्ड परिसंपत्तियों द्वारा समर्थित नहीं है, बल्कि केवल सरकार के विश्वास से समर्थित है। यह एकदम सही है। क्यों सही है? क्योंकि आपको पता है कि 1971 तक जो अमेरिका की मुद्रा रहती थी वो सोने के साथ पेग रहती थी, लेकिन उसके बाद इसको हटा दिया गया। तो आज सभी मुद्राएं क्या है, विश्वास आधारित मुद्राएं हैं। तो ये विश्वास आधारित मुद्रा है और इसलिए जो भी ऋण है वो क्या है, किसी भी हार्ड परिसंपत्ति से समर्थित नहीं है। और इसलिए ये सही है और ये भी सही है और इस बात की ये व्याख्या भी कर रहा है। इसलिए इसका सही आंसर हम जाएंगे ए के तरफ कि कथन एक और कथन दो दोनों ही सही हैं तथा कथन सेकंड कथन एक की व्याख्या नहीं करता है। हमारे अनुसार इसका आंसर ए होगा, जो बहुत सोच समझ के हमने ये बताया है। यहां आपको मे भी अलग अलग जगहों पे डिफरेंस मिल जाएगा, लेकिन आप खुद भी जैसे मैंने इस व्याख्या को समझाया, अगर आप समझेंगे तो आपको ये बात क्लियर समझ में आ जाएगी। तो ये हमारा 31 वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अब जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो 32 है, क्योंकि मैं सेट डी को हल कर रहा हूं और सेट डी में अगला क्वेश्चन हमारा 32 नंबर पर है। क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक क्या बोलता है? कथन एक बोलता है कि सामूहिक उधार बहु उधारदाता के मध्य उधारकर्ता के चूक या डिफॉल्ट का जोखिम बढ़ाता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंडिकेट लोन। इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा समझिए। इसका मतलब ये होता है कि जो बड़ी बड़ी मान लीजिए कंपनियां हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, अगर इनको ऋण चाहिए तो यहां पर एक बैंक है, ये अकेले क्या कर सकता है, इसके ऋण की पूर्ति नहीं कर सकता है।
तो एक और बैंक यहाँ पे है, ये भी अकेले इसकी पूर्ति ऋण की नहीं कर सकता है, और ये बैंक है, ये भी अकेले इस ऋण की पूर्ति नहीं कर सकता है। तो फिर ये तीनों ज्वाइंट हो जाएंगे, तीनों मिलेंगे और तीनों मिलके इसको ऋण देंगे। तो इसको हम बोलते हैं क्या? बहु उधारदाता। देख रहे हैं ना, सामूहिक उधार बहु उधारदाताओं के मध्य। तो अब क्या होगा, अगर ये इसकी चूक ये करेगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसके डिफॉल्ट की जोखिम को बढ़ा देता है। तो इसलिए पहला कथन तो क्या है, सही है सिंडिकेट लोन के संदर्भ में। अब दूसरा क्या है कि सामूहिक ऋण एक नियत राशि एक मुश्त निधि हो सकती है। सामूहिक ऋण जो है वो लमसम मनी एक साथ क्या हो सकती है, एक मुश्त पैसा हो सकता है, निधि हो सकती है, किंतु ऋण व्यवस्था या क्रेडिट लाइन नहीं हो सकती। बस देखिए यहां तक तो सही है ये, लेकिन किंतु के बाद जो बात बोला है ये इतना गलत है। तो इस बार यूपीएससी ऐसा किया भी है कि एक ही कथन में से कुछ हिस्सा सही रखा है और कुछ हिस्से को गलत कर दिया है। तो इतना हिस्सा सही है, इतना हिस्सा गलत है, क्योंकि जो ये ऋण है, ये ऋण या तो एक मुश्त हो सकता है, एक मुश्त निधि हो सकती है, ध्यान रखिएगा, और या तो ये क्रेडिट लाइन हो सकती है, क्रेडिट लाइन दे सकते हैं, क्रेडिट लाइन दे सकते हैं, या फिर इन दोनों का संयोजन भी हो सकता है। कुछ मात्रा में एक मुश्त राशि दे दिया और कुछ मात्रा में क्या दे दिया, क्रेडिट लाइन दे दिया। तो इसका मतलब यह है कि जो हमारा सेकंड वाला कथन है, इसका इतना हिस्सा सही है और किंतु के बाद वाला हिस्सा सही नहीं है, तो ये हो गया गलत। अब पहला सही है लेकिन दूसरा गलत है। तो अब यहां पे जाके देखिए आप, यहां कहां मिल जाएगा आपको, कथन एक सही है किंतु कथन दो सही नहीं है। इसका सी सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं मैं आपको कि समझाकर आंसर दे रहा हूं और आप भी आसानी से इस बात को समझ रहे होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और आप देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न सेट डी में जो है वो 33 है। 33 क्या बोल रहा है कि डिजिटल रुपए के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डिजिटल रुपए कंटिन्यूअस न्यूज में रहा है, ये हमारे डीएनएस हिंदी में भी कवर किया गया है और करंट अफेयर्स जो साप्ताहिक में लेता हूं उसमें भी कवर किया गया है। उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको दिखा भी दूंगा। अब देखिए, या आप जाके देख भी सकते हैं। अब पहला है, यह भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा अपनी मौद्रिक नीति के अनुरूप जारी की गई एक राष्ट्रीय या संप्रभु मुद्रा है। तो एकदम सही बात है, ये संप्रभु मुद्रा है क्योंकि आरबीआई द्वारा जारी की जाएगी। यह आरबीआई के तुलन पत्र या बैलेंस शीट पर देयता के रूप में दिखाई देता है। अगर पहला आपको सही पता चल रहा है, दूसरा क्लियर कट सही है क्योंकि आरबीआई के बैलेंस शीट में रहेगा, आरबीआई द्वारा यह जारी किया जाएगा। यह अपने डिजाइन से ही मुद्रास्फीति के विरुद्ध बीमाकृत है। यह कैसे हो सकता है? आपकी जो नोट आप और सिक्के ले रहे हैं वो क्या मुद्रास्फीति के विरुद्ध बीमाकृत है? तो अगर वो नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि तो बस डिजिटल रूप में ही है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ये हो गया गलत। और अगला क्या है, यह वाणिज्यिक बैंक मुद्रा और नकदी के रूप में स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय है। तो ये सही है क्योंकि सरकार के मुद्रा पर भरोसा लोगों को तभी होगा ना, अगर इस मुद्रा पर भरोसा आपको तभी होगा। आज के समय में विश्वास आधारित मुद्राएं हैं। जब आपको लगेगा कि नहीं, मैं जाकर क्या कर सकता हूं, उसको कैश में भी ले सकता हूं या फिर उसको बैंक के साथ नकदी में क्या कर सकता हूं, परिवर्तित कर सकता हूं, तो ये एकदम सही है। और अगर आप, इस क्वेश्चन आसान था, इस क्वेश्चन को हम अपेक्षाकृत आसान बोलेंगे क्योंकि बहुत आसान सी चीजें दिया हुआ था। आप 3 को थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो एलिमिनेट कर सकते थे। तो यहां पे इसका आंसर क्या हो गया, 3 हो गया गलत, पहला दूसरा और चौथा सही है। तो पहला दूसरा चौथा सही है, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये है हमारा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन सेट डी में 42 नंबर का था और ये क्या है, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या बोल रहा है कि भारत संयुक्त राज्य अमेरिका से सेब आयात नहीं करता। पहला कथन ही गलत है। अगर आप कभी मार्केट में गए होंगे, देखेंगे तो वाशिंगटन सेब तो अक्सर सुनते रहते हैं, बोलते हैं जो बेचने वाले की वाशिंगटन सेब है।
भारत, ये क्वेश्चन आया क्यों 2019 में? आपको पता है कि जीएसपी जो जनरलाइज सिस्टम वहां का होता है वो हटाने की बात हो गई थी, तो भारत सेब को क्या कर दिया था, सेब पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया था। 2023 में अभी दोनों देशों ने मिलकर इसको म्यूचुअली सॉल्व कर लिया था और कंटिन्यूअस हम वहां से क्या करते हैं, सेब का आयात करते हैं। तो आयात हम करते हैं लेकिन ये नहीं बोल रहा है, तो ये हो गया गलत। अब बात करते हैं दूसरा, भारत में विधि के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना आनुवांशिक रूप से रूपांतरित खाद्य या फूड के आयात पर प्रतिषेध है, मना है। एकदम सही बात है। आपको पता है कि भारत में FSSAI संस्थान है जो वर्ष 2006 के कानून से, इसी नाम के कानून से गठित की गई थी, भारतीय खाद्य तथा मानक प्राधिकरण। तो ये क्या, भारतीय खाद्य तथा मानक प्राधिकरण जो है, इसके अनुमति के बिना कोई भी चीज भारत में न तो आयात हो सकती है न बेची जा सकती है। और आपको पता है कि अगर बोना है हमारे देश में किसी जीएम फसल को, तो उसके लिए GEAC का अप्रूवल चाहिए होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी का आवश्यकता पड़ता है। तो ये FSSAI का जो 2006 का अधिनियम है उसमें सीधे ये मनाही है। तो ये बात हो गई सही। अब देखिए, पहली बात तो हो गई गलत, दूसरी बात हो गई सही। तो सीधे इसका आंसर क्या निकल जाएगा, पहली बात है गलत, तो कथन 1 सही नहीं है, किंतु कथन 2 क्या है, सही है। तो कथन 2 सही है, कथन 1 सही नहीं है। इसका आंसर हो गया डी। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 47 नंबर का। और 47 नंबर का जो क्वेश्चन है ये क्या, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करते हैं विचार। क्या बोल रहा है कि हाल ही में वेनेजुएला अपने आर्थिक संकट से तेजी से उबरने में सफल हुआ है। और क्या बोल रहा है, और अपने लोगों को दूसरे देशों में पलायन या प्रवास, इसको दिमाग में रखिएगा, करने से रोकने में सफल हुआ है। ध्यान रखिए, क्वेश्चन आया इसीलिए है कि वेनेजुएला में मुद्रास्फीति से लेकर आर्थिक संकट बहुत ज्यादा थी, और हालांकि इसने रिकवरी तो दिखाई है, इसने जो अपना आर्थिक सुधार तो अभी किया है, लेकिन आप जाके देखेंगे आर्थिक सुधार तो इसने जरूर किया है, आर्थिक सुधार किया है, लेकिन जो माइग्रेशन है, पलायन है अपने लोगों का, इस पलायन को ये रोकने में असफल रहा है। इसलिए यहां पर भी हम बोल सकते हैं कि 2 पार्ट में क्वेश्चन को कुछ सही कुछ गलत दिया है। यहां तो हम सफल बोल सकते हैं कि हाँ ठीक है, सफल हुआ है, लेकिन जो प्रवासियों का पलायन है या जो पलायन है अपने देश के लोगों का, उसको रोकने में वो सफल नहीं हो पाया है, इसलिए ये होगा गलत। और ये जब गलत हो गया, दूसरा क्या है, वेनेजुएला के पास विश्व के सबसे बड़े तेल भंडार है। ये तो आपको 100% पता होना चाहिए कि वेनेजुएला के पास सबसे ज्यादा तेल भंडार है। तो ये हो गया सही। अब जब ये सही हो गया, पहला गलत हो गया, तो फिर आंसर क्या हो जाएगा, कथन 1 सही है, सॉरी कथन 1 सही नहीं है, किंतु कथन 2 सही है। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको पता है कि सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व का भंडार कहां है, वेनेजुएला में ही है। सऊदी अरेबिया वगैरह से कंफ्यूज हुए अगर आप, तो उसका फर्स्ट नंबर नहीं है, उसका नंबर पीछे आता है, शायद 2 आता है। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख 2023 में भी भूमि सुधार से क्वेश्चन आया, और यह भी एक तरीके से भूमि सुधार से ही क्वेश्चन बोल सकते हैं। तो क्या बोल रहा है, डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है, ये न्यूज में रहा भी क्यों रहा था, 2023 में ही जो भारत सरकार द्वारा इसके बारे में जितनी भी अच्छी चीजें इसमें हुई हैं उसके बारे में बताया गया था, तो ये न्यूज में रहा था पिछले साल। अब देखिए, इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए केंद्र सरकार 100% वित्त पोषण करती है, एकदम सही बात है। 100% वित्त पोषण केंद्र सरकार ही करती है इसके लिए।
इस योजना के अंतर्गत भू संपत्ति, जिसको कैडस्ट्रल बोलते हैं, मानचित्र डिजिटलीकृत किए जाते हैं। एकदम सही बात है। जो भूमि संपत्ति मतलब भूमि है उसका डिजिटलीकरण किया जा रहा है। अगला है स्थानीय भाषा में उपलब्ध अधिकार अभिलेखों को भारत के संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी भाषा में लिप्यंतरित करने की पहल की गई है। हाँ, तो हाँ सही है। जो भाग 8 में 22 भाषाएं बताई गई हैं, उन भाषाओं में से किसी भी भाषा में इसको रूपांतरित किया जा सकता है, क्योंकि केवल स्थानीय भाषा में करते थे तो दिक्कत होती थी, इसलिए इन 22 भाषाओं में से किसी में भी इसको अनुवादित किया जा सकता है, लिप्यंतरित किया जा सकता है। तो तीनों ही सही है, और जब तीनों ही सही है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यह आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन हमारा है 49 वाला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, योजना से संबंधित है ये। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको पता है कि महिला सशक्तिकरण पर काफी जोर दिया जा रहा है, और महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में ये एक महत्वपूर्ण योजना है, और महत्वपूर्ण योजना है इसलिए ये शामिल हुई है। देखते हैं पहला कथन क्या है कि यह योजना किसी भी सरकारी स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में गर्भावस्था की दूसरी और तीसरी तिमाही में महिलाओं को प्रसव पूर्व चिकित्सा देखभाल सेवाओं के लिए न्यूनतम पैकेज, यहां तक तो ध्यान रखिए सही है, पैकेज तक तो सही है, देती है ये। और प्रसवोत्तर मतलब प्रसव के बाद, बच्चे का जन्म के बाद, प्रसव के बाद 6 महीने की स्वास्थ्य चिकित्सा देखभाल सेवा की गारंटी प्रदान करती है। और के बाद इतनी बातें क्या है? गलत हैं, पूरी नहीं, आधी बात तो सही, लेकिन यहां से आधी बात गलत है, क्योंकि इसमें प्रसव के पश्चात कोई भी सेवा प्रदान करने की बात नहीं की गई है। और जब आधा गलत है, भले ही आधा सही है, तो इस पूरे को हम क्या मानेंगे? गलत। दूसरा कथन देखते हैं, इस योजना के अंतर्गत कुछ विशिष्टताओं वाले निजी क्षेत्र के स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रदाता स्वेच्छा से नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। यह सही है, क्योंकि इसमें सार्वजनिक क्षेत्र को भी जोड़ने का, प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि सरकार केवल पूरी सेवाएं नहीं दे सकती। अगर प्राथमिक और जो हमारे प्राइवेट निजी क्षेत्र के लोग हैं वो भी अगर सेवाएं अपनी देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। तो दूसरा सही है, पहला गलत है। तो डेफिनेटली इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा? केवल 2, क्योंकि सही कौन सा है? केवल 2 सही है और पहला गलत है। तो इसको हम बोल सकते हैं एक तरीके से कि आधा यहाँ पे सही आधा गलत है। तो अगर सही से नहीं पढ़े होंगे तो गलत हो जाएगा। तो मध्यम स्तर का ये क्वेश्चन था, बहुत टफ तो नहीं बोल सकते, लेकिन मध्यम स्तर का जरूर था। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न का। अगला प्रश्न 50वां प्रश्न था सेट डी का। क्या है? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, ये भी सरकारी योजना से है और महत्वपूर्ण स्कीम है एक। तो श्रम योगी मानधन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्यान से देखेंगे, ये फैक्चुअल चीजें हैं, इसमें आपको फैक्ट के तौर पर योजना में अगर याद नहीं होगा तो क्वेश्चन करने में दिक्कत होगी। इस योजना में नामांकन के लिए प्रवेश आयु वर्ग 21 से 40 वर्ष है। तो ये गलत हो गया, क्योंकि ये 18 वर्ष से 40 वर्ष है। उसके बाद क्या है? लाभार्थी द्वारा आयु विशिष्ट अंशदान किया जाएगा। तो ये बात सही है। क्यों सही है? क्योंकि 18 वर्ष वाले को कुछ अलग पैसा देना पड़ेगा, 25 वर्ष वालों को थोड़ा अलग कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा। ऐसे कम उम्र वाले थोड़ा कम कंट्रीब्यूशन करेंगे, ज्यादा उम्र वाले थोड़े ज्यादा कंट्रीब्यूशन करेंगे। तो उम्र के अनुसार कंट्रीब्यूशन करना है, अंशदान करना है, ये सही बात है। अगला है, इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक ग्राहक या सब्सक्राइबर को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 3000 प्रति माह की न्यूनतम पेंशन प्राप्त होगी। तो एकदम सही बात है। सबसे अंशदान इस अनुपात में लिया जाएगा कि 60 वर्ष पूरा होने के बाद उनको न्यूनतम पेंशन 3000 रुपए प्रति माह मिलने लगे। और अगला क्या है? ये सही है। पारिवारिक पेंशन पति पत्नी और अविवाहित पुत्रियों पर लागू होगी। एकदम ये गलत है, क्योंकि पुत्री, अविवाहित पुत्री का इसमें कोई रोल नहीं है, सिर्फ स्पाउस का है। स्पाउस मतलब ये हो गया
केवल पत्नी या पति का होगा, केवल पत्नी का होगा अगर पति है तो, और पत्नी अगर है तो पति का होगा, मतलब स्पाउस उसमें शब्द लिखा गया है, मतलब जो विवाह संबंध है उन्हीं को केवल मिलेगा, पुत्री का इसमें कोई रोल नहीं है। तो ये हो गया गलत। अब ये गलत हो गया तो आंसर आप निकाल सकते हैं कि पहला हमारा क्या है, गलत, और पहला भी गलत है, चौथा भी गलत है, तो 2 और 3 सही है, और 2 और 3 सही है, तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो इसका आंसर बी होगा, और एकदम करेक्ट। अगर आपको फैक्ट याद है तो बहुत जल्दी आंसर कर पाएंगे, अदरवाइज थोड़ा सा इसको टफ बोल सकते हैं या फिर मध्यम स्तर का प्रश्न बोल सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 71 नंबर का, सेट डी की बात कर रहे हैं हम। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित विमानपत्तनों पर विचार कीजिए। डोनी पोलो विमानपत्तन, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन, विजयवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन। और बोल रहा है कि हाल ही में उपयुक्त में से किनका निर्माण ग्रीनफील्ड परियोजना के रूप में किया गया है। अब ग्रीनफील्ड आपको पता है कि एकदम नए तरीके से जो बनाया जाएगा उसको ग्रीनफील्ड बोलेंगे, और पहले से मौजूद है उसको रिनोवेट कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं ब्राउनफील्ड। तो ग्रीनफील्ड इसमें कौन है, ग्रीनफील्ड ये भी है, ये है, और कुशीनगर वाला है, विजयवाड़ा वाला ग्रीनफील्ड नहीं है। और इसके लिए आप चाहो तो जो मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन का एनुअल रिपोर्ट 2022-23 का है, जाके आराम से देख सकते हैं आप, वहां पे विजयवाड़ा ग्रीनफील्ड का विमानपत्तन नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो गया, 1 और 2 सही है, इट मींस ए सही है, तो ए इसका सही आंसर है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न 81 नंबर का है, और इसमें क्या कहा गया है, किसी अर्थव्यवस्था में कुल प्रजनन दर किस रूप में परिभाषित किया जाता है। एकदम एनसीईआरटी से पूछा गया प्रश्न है, ये एनसीईआरटी की लाइन ही ले ली गई है। और इसको आपको पता है कि प्रजनन दर मतलब एक महिला है, और एक महिला का सामान्यतः 18 वर्ष से लेकर 49 वर्ष तक का उम्र होता है जब वो संतान पैदा कर सकती है। तो ये इसका उम्र है संतान पैदा करने की। तो ये अपने संपूर्ण इस एज में नंबर ऑफ जितने बच्चे पैदा करेगी, जितने बच्चे पैदा करेगी, ऐसे ही दूसरी महिला है, ऐसे ही तीसरी महिला है, सबका निकाल के जब औसत हम निकालेंगे, सारी महिलाओं का इस एज का निकाल के औसत निकाल देंगे। जैसे मान लीजिए 3 है तो तीनों को जोड़ा, ये 1 2 3, तो 1 + 2 + 3 बटा में 3, इसका जितना संख्या, जितने बच्चे इसने पैदा किए, इसने जितने किए, इतने जितने किए, और 3 से भाग दिया, तो क्या बन गया कि उसका कुल प्रजनन दर है। एक होता है प्रतिस्थापन प्रजनन दर जो 2.1 होता है। खैर प्रतिस्थापन नहीं पूछा है, इसमें पूछा है कुल प्रजनन दर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। एक महिला की गर्भ धारण आयु, जो मैं बताया आपको 18 से 49 लगभग माना जाता है, चाइल्ड बेयरिंग एज के अंत तक उनसे जन्मे जीवित बच्चों की औसत संख्या को हम बोलते हैं कुल प्रजनन दर, टोटल फर्टिलिटी रेट। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। आंसर मार्क करिए और आगे बढ़ जाइए। अगला प्रश्न है 82 नंबर का प्रश्न सेट डी में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां भारतीय रिजर्व बैंक की चल निधि समायोजन सुविधा, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, तो LAF सुविधा विंडो का लाभ उठा सकती हैं? नहीं। आप आराम से अगर पढ़े होंगे, इसको थोड़ा सा भी दिमाग लगा कर देखेंगे, NBFC को ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो ए पहला गलत है। भारत में विदेशी संस्थागत निवेशक सरकारी प्रतिभूतियों के धारक बन सकते हैं, एकदम सही बात है। कुछ मात्रा में FII जो विदेशी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं उनको GSEC में इन्वेस्ट करने का अनुमति है। और उसके बाद क्या है, भारत में शेयर बाजार या स्टॉक एक्सचेंज ऋणों के लिए पृथक व्यापारिक मंच प्रदान कर सकते हैं। एस किया जा सकता है, 2023 में ही ये प्रावधान किया गया है, तो ये भी सही है। और हम देख रहे हैं कि 2 और 3 सही है लेकिन 1 गलत है। अब 2 और 3 हमको डी में दिखाई दे रहा है, इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न का। अगला प्रश्न है 83। अभी मुझे इसका सीधा हमारे जो 28 मई से लेकर 3 जून 2024 तक का मैंने
वीकली करंट अफेयर्स में इकोनॉमी क्या करता हूं उसका मैंने यहां पे लगाया है। देख सकते हैं कि रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप, जिससे खुदरा निवेशकों को भी सरकारी प्रतिभूतियों को क्रय करने में सक्षम बनाया गया है, जो लॉन्च किया गया है अभी। और 2021 से पहले जो खुदरा व्यापारी होते थे वो डायरेक्ट नहीं खरीद पाते थे, डीलर्स के थ्रू खरीद पाते थे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। लेकिन 2021 में आरबीआई ने प्रावधान किया और अभी स्पेशल उनके लिए एक एप्लीकेशन भी जारी कर दिया है आरबीआई। देखिए क्या है, भारत में निम्नलिखित में से कौन कॉरपोरेट बॉन्डों और सरकारी प्रतिभूतियों में व्यापार कर सकते हैं? बीमा कंपनियां कर सकती हैं, एकदम क्लियर है। पेंशन निधि ये भी कर सकते हैं, व्यापारिक बैंक कर सकते, वाणिज्यिक बैंक कर सकते हैं, और खुदरा निवेशक, यहाँ खुदरा निवेशक में डाउट हो रहा होगा आपको, तो खुदरा निवेशक कर सकते हैं। और ये मैंने कवर भी किया है, 2021 से ये प्रावधान किया गया था आरबीआई द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीनों, 1 2 3। तो इसका आंसर हो गया डी। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 84। यह भी अपेक्षाकृत आसान क्वेश्चन है, पीछे वाला क्वेश्चन भी आसान था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, आपको पता है कि यह भी एक निष्क्रिय म्यूचुअल फंड की तरह होता है। उसके बाद मोटर वाहन और मुद्रा की अदला बदली, इसको बोलते हैं करेंसी स्वैप। करेंसी स्वैप भी हम लोगों ने पढ़ा है अपने डीएनएस वाले लेक्चर में भी, और वीकली वाले में भी करेंसी स्वैप पढ़ाया है आपको। तो उपयुक्त में से किसे किन्हें वित्तीय लिखत या इंस्ट्रूमेंट माना जा सकता है? मोटर वाहन को तो नहीं माना जाएगा, ईटीएफ को माना जाएगा, मुद्रा की अदला बदली को ही माना जाएगा, क्योंकि इनका ट्रेड किया जा सकता है। और जब ट्रेड किया जा सकता है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3, डी इसका सही आंसर हो गया। और हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? 85 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के सेक्टरों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहां आपको यह भी समझना है कि हिंदी में सेक्टर का मतलब होता है क्षेत्रक, बहुवचन में क्षेत्रकों, लेकिन यूपीएससी सेक्टरों बोल देता है। तो हम भी अपने मेंस के एग्जाम में सेक्टर लिख सकते हैं। ये सब चीजें भी आपको पकड़नी है। क्या बोल रहा है कि आर्थिक गतिविधियां दिया है, सेक्टर दिया है। कृषि उत्पाद का भंडारण, भंडार द्वितीयक नहीं होता है, आपको पता है सेवा क्षेत्र होता है। यहां बहुत कंफ्यूज होते हैं लोग, ये सेवा क्षेत्र होता है भंडारण, क्योंकि सर्विस दे रहा है। डेयरी फार्म प्राथमिक होता है, एकदम सही बात है। खनिज की खोज द्वितीयक नहीं होता है, माइनिंग बोलते हैं इसको, ये क्या होता है? प्राथमिक होता है, ये प्राथमिक होता है। उसके बाद कपड़ा बुनाई, कपड़ा बुनाई द्वितीयक होता है, तो एकदम सही बात है ये। अब यहां हम देख रहे हैं कि कौन कौन सा सही है। कृषि उत्पाद का भंडारण देख रहे हैं कि गलत हो गया, ये प्राथमिक हो गया, ये सही है और ये सही है, 2 सही है। 20 का सही आंसर होगा केवल 2। तो ये एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन था और एकदम सरल क्वेश्चन कहा जा सकता है, इसको हम टफ क्वेश्चन नहीं बोल सकते। तो ये सरल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी पढ़े होंगे तो आप आराम से कर पाएंगे। उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा बोल रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में भौतिक पूंजी, फिजिकल कैपिटल की बात कर रहा है, भौतिक पूंजी के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। क्या बोल रहा है कि किसान हल, किसान का हल कार्यशील पूंजी है क्या? नहीं। आपको पता है कि हल खरीदेगा तो उसका कई सालों तक यूज करेगा, और कोई भी एसेट हम खरीदते हैं और उसको लंबे समय तक यूज कर सके बार बार, और वो कीमती भी रहे, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वो स्थिर पूंजी है, फिक्स्ड कैपिटल है। तो ये हो गया गलत। उसके बाद देखिए कंप्यूटर, कंप्यूटर स्थिर पूंजी है, क्योंकि कंप्यूटर खरीद लिया उसको काफी समय तक हम यूज करेंगे और मूल्यवान भी है, वो बहुमूल्य भी है, तो इसलिए कंप्यूटर क्या हो गया? स्थिर पूंजी, ये सही बात है। बुनकर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सूत, अब कार्यशील पूंजी का मतलब क्या होता है? जिसको हम बार बार यूज करें। अब वो लेकर आएगा सूत, उसको बनाएगा, फिर सूत लेकर आएगा, फिर बनाएगा, तो एक ही सूत का मल्टीपल बार प्रयोग नहीं करेगा, इसलिए ये स्थिर नहीं है, बल्कि ये क्या है? कार्यशील है। तो ये गलत हो गया। और पेट्रोल कार्यशील पूंजी है, तो हाँ सही बात है, कार्यशील पूंजी है, क्योंकि पेट्रोल को हम रोज भरवाएंगे या लगातार भरवा के उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि एक बार पेट्रोल खरीद लिया उसको बार बार यूज करेंगे मल्टीपल टाइम, ये तो पॉसिबल है नहीं, इसलिए ये क्या हो गया? कार्यशील पूंजी हो गया।
अब बोल रहा है कि उपयुक्त युग्मों में से कितने सुमेलित हैं। कितने बोल रहा है, कौन कौन नहीं बोल रहा है, बल्कि कितने बोल रहा है। इस बार के पेपर में कितने वाला कथन भी बहुत कम दिया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि यूपीएससी को प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल काम है। तो क्या सही होगा, देखिए एक ये सही है, एक ये सही है, दो सही है तो केवल दो, 20 का सही आंसर हो जाएगा, केवल दो। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए और हम बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा है 89 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विदेशी बैंकों के साथ व्यवहार करते समय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिरोपित नियम या नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विदेशी बैंक की बात हो रही है जो भारत में प्रचालित हो रहे हैं। पहला है कि भारत में पूर्ण स्वामित्व वाले सहायक बैंकों या बैंकिंग सब्सिडरीज के लिए कोई न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता नहीं है। गलत, क्यों नहीं है? एक तो बेसल नियम के अनुसार ही इन पर CRAR कितना लगता है, 10% लगता है, तो यही गलत हो गया। पूंजी की आवश्यकता होती है। भारत में पूर्ण स्वामित्व वाले सहायक बैंकों या बैंकिंग सब्सिडरी के लिए बोर्ड सदस्यों में कम से कम 50% भारतीय नागरिक होने चाहिए। ये बात सही है। ये RBI इस बात को निश्चित करता है कि देश के नागरिकों का हित बना रहे, इसके लिए कम से कम इंडियन रेसिडेंट लोग उसके बोर्ड में 50% होने चाहिए। तो ये बात सही है। और ये जब सही है और ये पहला वाला बात गलत है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? B, केवल 2। तो डेफिनेटली ये बात आपको समझ में आ गया। और हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 90 वाला प्रश्न जो है CSR से लिया गया है, जिसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये क्या है, देखिए भारत में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला देखिए, CSR नियम निर्दिष्ट करते हैं कि सीधे कंपनी अथवा इसके कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने वाले व्यय को CSR कार्यकलापों के रूप में नहीं माना जाएगा। यह बात एकदम सही है। CSR का मतलब क्या होता है कि कंपनियां जो लाभ कमा रही हैं उसका कुछ हिस्सा उन लोगों को दें जो गरीब हैं, जिनका उत्थान करना है, ऐसे लोगों को दे, स्पेसिफिक से जो वंचित लोग हैं। लेकिन वो अगर अपने कर्मचारियों को भी लाभ पहुंचा रही है, कंपनी खुद को ही लाभ पहुंचा रही है, तो उसको अगर CSR मान लेंगे तो फिर तो पर्पस ही डिफीट हो जाएगा। तो ये आप जाके देखेंगे तो CSR कंपनी अधिनियम में दिया गया है। साथ में इसका जो विनियम बने हैं, रूल्स बने हैं 2014 में, उस 2014 के नियम में स्पष्टतः इस बात को बोला गया है और भी कई चीजों को बताया गया है कि ये सारी चीजें क्या है उस विनिमय में, उस नियम में, रूल्स में, कि ये चीजें क्या है CSR में नहीं मानी जाएंगी। तो ये एकदम सही है। और अगला बोल रहा है कि CSR नियम CSR कार्यकलापों पर होने वाले न्यूनतम व्यय को निर्दिष्ट नहीं करते हैं। गलत, क्यों नहीं करता है? वो बोलता है कि एक कंपनी, अगर मान लीजिए एक कंपनी है तो प्रत्येक वर्ष कितना ये CSR में अंशदान देगी प्रत्येक वर्ष, तो इसके विगत लगातार 3 वर्ष में जितना भी लाभ कमाई है, लगातार 1, 2, 3 वर्ष में जो भी लाभ कमाई है उस लाभ का 2% उसको क्या करना पड़ेगा, कम से कम 2% ज्यादा कर दे तो कोई बात नहीं, उसको क्या करना पड़ेगा, CSR में देना पड़ेगा। तो स्पष्ट किया गया है कंपनी अधिनियम 2013 में इस बात को। जबकि कथन बोल रहा है कि कहीं भी न्यूनतम व्यय को कहीं भी निर्दिष्ट नहीं किया गया है कि कम से कम कितना होना चाहिए। तो ये गलत है। पहला सही है, एक सही है, 2 गलत है, तो A इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं सेट D का सबसे अंतिम क्वेश्चन जो अर्थव्यवस्था से आया था और 18वां क्वेश्चन। देखिए क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में संपार्श्विकृत उधार लेन देन संबंधी दायित्व, इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं CBLO, मतलब कोलेटरलाइज्ड, इसको हम बोलते हैं क्या, कोलेटरलाइज्ड उधार, बोरोइंग एंड लेंडिंग ओब्लिगेशन, निम्नलिखित में से किसके लिखित इंस्ट्रूमेंट है। अब देखिए जो CBLO होता है, इसमें क्या किया जाता है, कोई मान लीजिए संस्थान है, वित्तीय संस्थान है,
कोई वित्तीय संस्थान है और यहाँ लोगों से या ऋण लेना चाहती है ये, तो ये क्या करेगी, ऋण तो लेगी शॉर्ट टर्म के लिए, अल्पावधिक ऋण लेगी, अल्पावधिक ऋण लेगी जो तुरंत आवश्यकता है उसके लिए। और इसके लिए क्या करती है, जीसेक सरकारी प्रतिभूतियों को गिरवी रखती है। तो ये अल्पावधिक वाली जब बात आ रही है, मतलब कि मनी मार्केट, अल्पावधिक वाली बात हमेशा मनी मार्केट में होता है। तो यहां देखिए बॉन्ड बाजार क्या है, ये पूंजीगत बाजार है, पूंजी बाजार है। विदेशी मुद्रा बाजार ये भी पूंजी बाजार है। और मुद्रा बाजार, मैंने बात किया कि मुद्रा बाजार का ये जैसा ये लिखत है, और ये भी क्या है, पूंजी बाजार की बात है। आपको पता है कि एक तो होता है वित्तीय बाजार जो होते हैं, वित्तीय बाजार जो होता है, वित्तीय बाजार में एक होता है मुद्रा बाजार और एक होता है पूंजीगत बाजार, एक होता है पूंजीगत बाजार। जो ये क्या होता है, अल्पावधि के लिए होता है, अल्पावधि के लिए होता है। और ये क्या होता है, दीर्घावधि के लिए होता है, लंबे अवधि के लिए होता है, दीर्घावधि के लिए होता है। अब बात यह आती है कि जो पूंजीगत बाजार है ये भी आप देखेंगे तो दो पार्ट में टूट जाता है, एक होता है प्राथमिक और दूसरा होता है द्वितीयक। तो हम इधर नहीं जाएंगे, इतना समझ लें, प्राथमिक और द्वितीयक, सेकेंडरी। तो ये सब जो तीन है मुद्रा बाजार को छोड़कर बाकी सब पूंजी बाजार के इंस्ट्रूमेंट है, लिखत है। और सीबीएलओ जो दिया है पार्श्वीकृत उधार लेन देन, वो मुद्रा बाजार की भांति अल्पावधिक का ऋण देता है, इसलिए ये सी के तहत आएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। तो इस तरीके से दोस्तों हमने ऑथेंटिक आंसर दिया आपको यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 में अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था से या भारतीय अर्थव्यवस्था से आए हुए प्रश्नों का सटीक आंसर देने का मैं प्रयास किया। आप इसको आराम से देखिएगा और अपने आंसर को मैच करने का प्रयास कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। धन्यवाद।